वेलकम बैक आवर जीनियस जनता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्विक रिवीजन करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का। तो जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर करेंगे, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में हम पूरा चैप्टर कवर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई में भी पूछा जाता है, तुम्हारा नीट में भी आता है और सीईटी में भी पूछा जाता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने पास कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे अपने को पता है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन या फिर एंगल रोटेटेड। ऐसा समझो कोई पार्टिकल इनिशियली ए पर था, फिर वो मूव करके किधर चला गया बेटा, बी पे चला गया। तो जितना वो एंगल रोटेट कर गया दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस या फिर एल बाय आर। यूनिट क्या होती है, रेडियन है, डिग्री है, रोटेशन लिखा जाता है कि अ पार्टिकल हैज कवर्ड टू रोटेशन। ठीक है, रोटेशन रिवॉल्यूशन कुछ भी आ जाए, सब यूनिट किसकी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई हो जाएगा इधर से, दैट इज अराउंड 57.3 डिग्री। ओके, और एक रिवॉल्यूशन से अगर हम रेडिएशन जाना चाहते हैं तो एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, एक रोटेशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो होता है अपना स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो कैसे आने वाला है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एंड ये होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो किसी एक्सिस के अबाउट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हमने नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ी थी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह से ये है, यहाँ पे बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो जैसे यहाँ पे है ओमेगा एवरेज विच इज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मली अगर याद रखना है तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, फिर हमारा आता है, ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात। एक होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब किसी इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी, दैट इज ओमेगा इंस्टेंटेनियस विच इज डी थीटा बाय डी टी। और ये हमें पता है कि डी थीटा बाय डी टी इट मीन्स ये है स्लोप किसका, थीटा वर्सेस टी ग्राफ का। क्योंकि किसी भी चीज़ का स्लोप वो किससे पता लगता है हमें, उसके डिफरेंशिएशन से। तो जैसे हमने थीटा को डिफरेंशिएट किया, इट मीन्स इट इज स्लोप ऑफ थीटा वर्सेस टी। नेक्स्ट आवर क्वांटिटी है यूनिट। नेक्स्ट यूनिट इज, इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स होती है रेडियन पर सेकेंड, आरपीएम और आरपीएस। अच्छा, ये आरपीएम क्या है, इट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। गाड़ी के स्पीडोमीटर वगैरह में तुमने देखा होगा ना आरपीएम, वही वाला आरपीएम है ये। और एक होता है रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन पर सेकेंड। ओके, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, जैसे कोई पार्टिकल अगर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तुम क्या करोगे, अपने हैंड को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करोगे तो थंब तुम्हें क्या बताएगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन। एक्सियल वेक्टर इट मीन्स जैसे मेरा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो यही क्या है अपना एक्सियल वेक्टर। कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी वाला एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अब इसका भी कन्वर्जन, एक आरपीएम में 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड होते हैं, एक आरपीएस में 2 पाई रेडियन पर सेकंड होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से अभी हमने देखा था कि ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा को एक तरफ कर दो, ओमेगा डी टी को एक तरफ कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यहाँ भी इंटीग्रेट और इधर भी इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन डी थीटा हो जाएगा अपना डेल्टा थीटा, एंड इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी इधर आ जाएगा अपना राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो इसीलिए डेल्टा थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, एरिया अंडर ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ। मान लो ऐसे करके हमारे पास कोई ग्राफ दे दिया जाए कि भाई इस तरह से ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ दे रखा है और ये कुछ इस तरह से ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इस कर्व के अंदर जो एरिया आएगा, इस कर्व के अंदर मान लो ये वाला एरिया आ रहा है, तो यही वाला एरिया क्या है अपना, यही वाला एरिया अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज
डेल्टा थीटा, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी आती है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज कि पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में एक चक्कर लगाने में जो भी टाइम लगा वही क्या है अपना टाइम पीरियड, ठीक है। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन रोटेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? कि उसने एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 1/t, और ओमेगा के टर्म्स में देखोगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। यूनिट क्या होती है इसकी? या तो पर सेकेंड होगी, और इसी को हर्ट्ज बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा अपना रिलेशन आता है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड, या फिर लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो इसका रिलेशन क्या है? v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। अच्छा, ये ओमेगा क्या है इधर? ओमेगा जो हम जनरली डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। स्केलर फॉर्म में ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाय r। बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए इसमें से, ठीक है। तो v परपेंडिकुलर क्या है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर अपना कोई ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ है। ए ने क्या किया? इस गाड़ी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। भाई अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा होगा, लेट्स सपोज बी ऑब्जर्वर, बी के रेस्पेक्ट में तो गाड़ी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, तो बी के रेस्पेक्ट में तो कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन तुम ए के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, तो ये थीटा चेंज होता जा रहा है। ये जो थीटा है, थीटा चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये कैसा मोशन है? ए के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन है। अब हमसे बोल दिया जाए, अच्छा ठीक है सर्कुलर मोशन है, अब उसने पूछ लिया कि ए के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी इस गाड़ी की, ठीक। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि अपने ऑब्जर्वर और गाड़ी को ज्वाइन कर रही होगी। जिस भी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी पूछी हुई है उस टाइम पे ये काम तुम्हें करना है। तो हमने यही किया, ए से लेकर गाड़ी तक अपने एक लाइन बना दी। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो वेलोसिटी है गाड़ी के, इसका वो कंपोनेंट देखना है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। और वो वाला कंपोनेंट कैसा रहेगा? वो ये कंपोनेंट रहेगा। भाई 20 के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। यही वाला जो कंपोनेंट है यही अपना क्या है? v परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो है v परपेंडिकुलर अपॉन r। r क्या है? लेंथ ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग। जो लाइन गाड़ी और ऑब्जर्वर को जोड़ रही है, दैट इज लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग। और v परपेंडिकुलर क्या है? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा लाइन जॉइनिंग के, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला जो भी कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज v परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें v परपेंडिकुलर फाइंड करना है यूजिंग दिस। तो ये हमें पता है ये 30, ये 40। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है, इधर तुम बोल सकते हो कि सर tan थीटा होगा इधर 30/40, दैट इज 3/4। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि सर थीटा हो जाएगा आपका 37 डिग्री। अच्छी बात, थीटा 37 हो गया, ठीक। ये एंगल अगर थीटा, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? यहाँ से ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा थीटा। तो v परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अपना? ये अपना आएगा 20 cos थीटा, ठीक है। मतलब 20 cos 37, और cos 37 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 4/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। तो ये कितना आ गया? 16। तो ओमेगा ए कितना आ जाएगा? 16 इज v परपेंडिकुलर। और अब इसकी लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग कितनी हो जाएगी? ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। तो 16/50 रेडियन पर सेकेंड आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बड़ी इजी वे में। तो हमें जो ओमेगा का फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर अपॉन r। अब ये फॉर्म कब यूज होगी? जब तुम्हें ओमेगा वेक्टर दे रखा हो, r वेक्टर दे रखा हो, तो सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट निकाल देना, तुम्हें v वेक्टर पता लग जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, दैट इज ओमेगा a माइनस ओमेगा b। तो यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे अभी पढ़ा था ना, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाय r, तो इट इज ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन
आर, तो ये हमारी हो जाएगी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट आर कंसेप्ट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी का जो भी चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें भी दो, एक पढ़ेंगे अपन एवरेज और एक होगा इंस्टेंटेनियस। अल्फा एवरेज क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी विच इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा सा है तो हम किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, या फिर डी स्क्वायर ओमेगा बाय डी थीटा स्क्वायर। तो कोई भी फॉर्म यूज करी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी कैसा है हमारा, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो जैसे हमें पता है नॉर्मल एक्सीलरेशन का काम क्या होता था बेटा, उसका काम होता था वेलोसिटी को बढ़ाना और वेलोसिटी को घटाना, ठीक है। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम तो वेलोसिटी बढ़ती, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट तो वेलोसिटी घटेगी। इन द सेम वे यहाँ पर भी यही होगा कि अगर ओमेगा और अल्फा की सेम डायरेक्शन है, जैसे इस वाले केस में इधर ही ओमेगा रोटेशन इधर ही अल्फा, ठीक, तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ओमेगा की डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और अल्फा क्या है अपना क्लॉकवाइज, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ओमेगा अपना डिक्रीज होगा। सो इफ ओमेगा एंड अल्फा हैव सेम डायरेक्शन so omega will increase, if omega and alpha have opposite direction तो omega will decrease, and alpha is not necessary for circular motion। बेटा सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा नेसेसरी नहीं है, अल्फा ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है एंगुलर वेलोसिटी। ये छोटे मोटे पॉइंट्स है, एक्सर्शन रीजनिंग वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपना अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, अल्फा इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे ना। अब हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, स्लोप। तो ऐसे ही ओमेगा वर्सेस टी का डिफरेंशिएशन हमें क्या दे देगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस टी। तो अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ। नेक्स्ट आता है अपना डेल्टा ओमेगा विच इज इन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। अब ये हमें पता है इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर द ग्राफ, तो अल्फा वर्सेस टी ग्राफ का जो भी एरिया आएगा वही क्या होगा अपना चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दो बातें याद रखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ। और हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एंगुलर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वो हमें देगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इनके बीच का रिलेशन है AT इज इक्वल्स टू अल्फा आर। AT इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक। तो AT का काम क्या है, AT का काम होता है स्पीड को बढ़ाना और स्पीड को घटाना। तो अपने को क्या है सर्कुलर मोशन में AT की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर्कुलर मोशन AT के बिना भी हो सकता है। तो डेट्स वाई AT इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। तो इस AT का काम क्या है, ये क्या करेगा, अपनी टेंजेंशियल जो स्पीड है या फिर हम बोले टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। जैसे अगर v की डायरेक्शन इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, AT भी ऊपर की तरफ, तो v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इन द सेम वे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर और AT क्या है अपना नीचे, तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। फिर जैसे हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, इस तरह से, तो सेम इक्वेशन यहाँ पे बनती है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक काम करना है छोटा सा बस, वो काम क्या है, वो काम ये है कि v को रिप्लेस कर दो ओमेगा से, u को रिप्लेस कर दो ओमेगा नॉट से, ठीक, s को रिप्लेस कर दो थीटा से, और एक्सीलरेशन को रिप्लेस कर दो अल्फा से। तो जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे हो गई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। एक इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। बट इन इक्वेशन को लगाते वक्त एक छोटी सी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये तभी वैलिड है इक्वेशंस जब तुम्हारा अल्फा कांस्टेंट होगा। जैसे अल्फा की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी हो, इस तरह से जब वैल्यू आएगी ना तभी लगा सकते हो। अगर ऐसे दे दिया अल्फा इज 3t तो ये वैलिड नहीं है इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैलिड इफ अल्फा इज कांस्टेंट, और अल्फा कांस्टेंट रहेगा किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो या तो अल्फा कांस्टेंट हो या फिर उसने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो बोला हो क्वेश्चन में, तो तुम ये सारी इक्वेशंस लगा सकते हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन में क्या क्या एक्सीलरेशन पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये समझो सर्कुलर मोशन में रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन, दो तरह की डायरेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यही समझते हैं कि ये रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन होती क्या है। तो देखो एक सर्कल बना लिया, अब इस सर्कल से किसी भी आर रेडियस के अलोंग चले जाओ, किसी भी रेडियस के अलोंग। जब तुम रेडियस के अलोंग जा रहे होगे, ठीक है, मतलब इस तरह से चले गए तुम इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में चले गए, तो रेडियस के अलोंग जो भी डायरेक्शन होगी दैट इज रेडियल डायरेक्शन, जिसे हम जनरली आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर कैप इज रेडियल डायरेक्शन। और तुम सर्कल पे कहीं भी टेंजेंट बना दो तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है या डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो एक होगी अपनी रेडियल डायरेक्शन और एक होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग जगह मैंने थीटा कैप लिख रखा है ना, तो दीज डायरेक्शंस आर अलोंग द टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो थीटा कैप वाली जो डायरेक्शन है मतलब टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग जो भी डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, और रेडियस के अलोंग जितनी भी डायरेक्शन है दोज आर रेडियल डायरेक्शंस, ओके। तो यहाँ पर हमने फिर वही बनाया कि सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि भाई v स्पीड से घूम रहा था कोई भी पार्टिकल, ठीक है, v स्पीड से घूम रहा था, तो उसके पास ये देखा गया कि अगर सर्कुलर मोशन में हमें घुमाना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कराना है, तो एक एक्सीलरेशन तो हमेशा चाहिए दैट इज AC। AC इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक और एक्सीलरेशन चाहिए दैट इज AT। तो दो एक्सीलरेशन आए अपने पास AC और AT। AT क्या रहेगा, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा, AC हमेशा रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो AC हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो AC हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा और AT क्या करेगा बेटा, तुम्हारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। AT का काम क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाना या वेलोसिटी को घटाना। AC का काम क्या है, पार्टिकल को घुमाना। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कौन करेगा, AC, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कौन करेगा, AT। सीन्स AT क्या कर रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, तो हमने AT को बोल दिया dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। तो AT इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पीड। और घुमा कौन रहा है सर्कुलर पाथ में, AC। तो AC का फॉर्मूला निकल के आता है ओमेगा स्क्वायर R, या फिर ओमेगा को तुम लिख सकते हो ओमेगा इज V/R, ठीक है। ओमेगा को V/R रखा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, V²/R, ठीक। तो नेट एक्सीलरेशन की हम बात करें, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ AC एंड AT। तो A नेट इज AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो क्योंकि AT और AC क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, रूट के अंदर A² प्लस B², वेयर A एंड B आर दोज टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी AC और AT क्या है, परपेंडिकुलर, इसीलिए A नेट क्या हो गया, रूट के अंदर AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो बात समझ में आई। बात यहाँ पे क्या समझनी थी, एक तो रेडियल डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या है, दूसरा ये कि AT का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना या फिर घटाना, और AC का काम क्या है, पार्टिकल को घुमाना। तो AC इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, AC के बिना तुम सर्कुलर मोशन नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि AC क्या कर रहा है, वेलोसिटी को घुमा रहा है, या फिर हम बोले पार्टिकल को घुमा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो डेट्स वाई AC तो नेसेसरी है, AT ना भी हो तो भी काम चलेगा, प्यार से वो घूमता रहेगा कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। सो AC ऑलवेज एक्ट टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, जैसा कि हमने डिस्कस किया। AT ऑलवेज एक्ट अलोंग और अपोजिट टू स्पीड। AT क्या करेगा, या तो स्पीड के अलोंग रहेगा या अपोजिट, अलोंग रहेगा तो स्पीड बढ़ा देगा, अपोजिट रहेगा स्पीड को घटा देगा।
AC इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, अच्छी बात। AC हैज़ नो रोल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड, AC का काम सिर्फ डायरेक्शन को बदलना है, इंक्रीज या डिक्रीज करने में स्पीड को कोई हाथ नहीं है AC का, ठीक है। तो AC क्या करेगा, सिर्फ उसको घुमाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला v² बाय a परपेंडिकुलर, जहां पर a परपेंडिकुलर क्या है, एक्सीलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ओके। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये लाइक अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना तो इन्हीं आने वाली 1-2 स्लाइड में ही बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जहाँ पर भी मैंने स्टार मार्क करा है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट दिमाग में पूरा बिठा लो, रटा हुआ होना चाहिए ये, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो रात को अगर कोई 2 बजे भी तुम्हें उठा के पूछे कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था तो तुम एज इट इज़ बता सको कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे पहुँचते हैं हम, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि हमारा अल्फा जो रहेगा, अल्फा 0 रहेगा, कोई भी एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा, AT भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, बिकॉज डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा, दैट इज स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इधर डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, इधर डाउन, और इधर डायरेक्शन राइट की तरफ है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0, नेट एक्सीलरेशन AC वाला रहेगा। भाई AC को तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि घुमाने का काम करना है उसको। तो इसी की वजह से एक फोर्स निकल के आती है, क्योंकि सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन AC, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स भी निकल के आती है अपने पास, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आई, AC की वजह से। और हमें पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा m इनटू AC। AC की वैल्यू क्या होती है, v² बाय r या फिर ω²r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, mv² बाय r या फिर mω² इनटू r। और इसकी खास बात ये हमेशा सेंटर की तरफ ही लग रही होगी, ठीक। और एक और खास बात इसकी ये है कि एक नॉन फंडामेंटल फोर्स है। नॉन फंडामेंटल फोर्स क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स आएगी, लाइक ग्रेविटी हो गई, है ना, टेंशन, नॉर्मल, ये सब फोर्सेस आएगी इसको प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा नहीं है खुद से लग जाती है, कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स होनी चाहिए, मतलब ऐसी फोर्सेस नेचर में जो एग्जिस्ट करती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ओके। तो ऐसी फोर्सेस आनी चाहिए, वही ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप नहीं लग पाती, ठीक। जैसे तुम लाइक एक पत्थर बांधो धागे से और उसको ऐसे गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओगे, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, जब हमने इसको घुमाया तो एक टेंशन लगी होगी रस्सी में, जिस भी रस्सी या धागे से बांध के हमने घुमाया, दैट टेंशन फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। नेक्स्ट इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या है, सूडो फोर्स नहीं बल्कि अगर बोला जाए, अगर हम सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में अपने पास आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सूडो फोर्स ही है ये, बट है कहाँ पर, सर्कुलर मोशन में। सो इट इज द सूडो फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो भी सूडो फोर्स है उसका एक नाम रख दिया, जिसको हमने क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी हमेशा, जैसे ये क्या है, जस्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, ये लगेगी अवे फ्रॉम सेंटर, या फिर हम बोल सकते हैं अपोजिट टू AC। तो इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू AC और अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना कि अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ करता था, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी क्या लिखेंगे, m इंटू AC, AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, mv² बाय r या फिर mω² इंटू r। खास बात यह है कि हमेशा किधर लगेगी ये, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। सेंट्रीपिटल की तरह ही है, बस खास बात इसमें यही है कि इट इज अपोजिट टू AC और अपोजिट टू
सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, सेम फॉर्मूला है जो कि अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम कोनिकल पेंडुलम पे। कोनिकल पेंडुलम इज, तो एक अपना नॉर्मल पेंडुलम होता है, जैसे इस तरह से अगर हम पेन को घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपना नॉर्मल पेंडुलम है। एक होता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में एक मास अपना अटैच होगा और इस तरह से वो घूम रहा होगा एक कोन बनाते हुए। ठीक है, एक कोन बनाते हुए मास घूम रहा होगा, डेट इज कोनिकल पेंडुलम। तो जेई वगैरह में क्या करते हैं, सिंपल सिंपल इसका टाइम पीरियड वगैरह निकलवा लेता है वो अपने से। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम एक हमने लिया, उस पर एक बॉब अटैच्ड है ऑफ मास m। बॉब अटैच्ड है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पर फोर्सेस की बात करें, क्या क्या लग रही होगी, नीचे की तरफ तो mg फोर्स लगेगी। ठीक है, सिंस स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लग जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगी क्योंकि ये घूम रहा है तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो कि कितना आ जाएगी mv²/r। टेंशन के भी कंपोनेंट ब्रेक कर लो, t cos थीटा और t sin थीटा। तो t sin थीटा कितना हो जाएगा अपना mv²/r, और t cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा अपना mg के बराबर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, tan थीटा क्या आ गया v²/rg, या फिर v इज इक्वल्स टू रूट के अंदर rg tan थीटा, यहाँ से आ जाएगा ना, v इज इक्वल्स टू रूट के अंदर rg tan थीटा, ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि हम v को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। अच्छा, जो वो रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है वो कितना है, l साइन थीटा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने लिख रखा है, v इज ओमेगा l साइन थीटा, या फिर ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर v की वैल्यू वगैरह यहाँ से पुट कर देंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी रूट के अंदर g/l cos थीटा। अब तुम टाइम पीरियड निकाल लो, 2π/ओमेगा विच इज़ 2π रूट के अंदर l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। नेक्स्ट अपना आता है टर्निंग ऑन सर्कुलर ट्रैक एंड बैंकिंग ऑफ रोड। ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये फॉर्मूलाज तुम्हें पता ही होने चाहिए या फिर इन्हें ड्राइव करना आना चाहिए। अगर ड्राइव करना नहीं आता तो एटलीस्ट दिमाग में तो होना ही चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट इज टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड। सर्कुलर ट्रैक वगैरह होता है ना, हाईवे वगैरह पे जाते हो तो सर्कुलर टर्न आता है ना, तो टर्न लेते हैं तो उसमें एक मैक्सिमम स्पीड होती है जिसमें तुम क्रॉस कर सकते हो। उससे कम है स्पीड तो अच्छी बात, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुई मैक्सिमम स्पीड से स्पीड तो तुम्हारी गाड़ी स्किड वगैरह कर जाएगी। ठीक, तो वही मैक्सिमम स्पीड क्या होती है। तो मान लो ये अपनी कार है, मस्त ये जा रही थी इस सर्कुलर ट्रैक में v स्पीड से। अब हमें पता है कि अगर v फ्रिक्शन ना होता तो गाड़ी बाहर की तरफ फेंक दी जाती, तो इट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स किधर लगी, अंदर की तरफ। और ये बात हमें पता है कि अंदर की तरफ एक फोर्स और लगती है अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है। कौन सी फोर्स होगी वो, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी अपनी mv²/r के, क्योंकि यहाँ पर किसने, फ्रिक्शन ने प्रोवाइड की सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से नहीं लगेगी, तो यहाँ पे तुमने देख लिया कि फ्रिक्शन आया सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब ये हमें पता है कि फ्रिक्शन की जो भी वैल्यू है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए अगर हमें स्किड नहीं करना है। तो फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है, mv²/r, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन। ठीक, तो mv²/r शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, नॉर्मल की बात करें तो ऊपर लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा अपना mg के बराबर। तो यहाँ से स्पीड की कंडीशन क्या निकल के आई कि v शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू रूट के अंदर म्यू जी आर। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर म्यू जी आर। तो मैक्सिमम स्पीड जो किसी भी तुम सर्कुलर ट्रैक पे ले सकते हो दैट इज म्यू जी आर, है ना। अब हमने क्या किया, तुमने देखा होगा कभी कभी रोड्स को थोड़ा क्या करते हैं हाईवे वगैरह पे, उसको थोड़ा सा बैंड कर देते हैं। ठीक है, रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं साइड से। वो उठाते क्यों है वो अभी हम देखेंगे। वो हमें क्या करना है, बेसिकली मैक्सिमम स्पीड वगैरह को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, मान लो ये गाड़ी है ऐसी जा रही है v स्पीड से एक ट्रैक पे मूव कर रही है, और थीटा जो है इसको बोलते हैं बैंकिंग एंगल। ये जो थीटा दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ पे, दिस इज बैंकिंग एंगल। सो थीटा इज बैंकिंग एंगल, कि रोड को तुमने कितने एंगल से उठा दिया, दैट इज बैंकिंग एंगल। ओके, तो यहाँ पर हम देखें ऊपर की तरफ नॉर्मल cos थीटा एंड cos थीटा, ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, रोड के परपेंडिकुलर ना भाई, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इधर नॉर्मल लग रहा होगा। तो ये हो जाएगा n cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा। और अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, मतलब हम पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की तरफ, बाहर की तरफ mv²/r और नीचे की तरफ mg। अब बैलेंस कर लो y और x डायरेक्शन में फोर्सेस को, n साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के, और n cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करोगे tan थीटा निकल के आएगा v²/rg, और रिक्वायर्ड स्पीड क्या आ जाएगी, √gr tan थीटा। ठीक है बेटा, अभी तक हमने फ्रिक्शन की यहाँ पर बात नहीं करी है। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं था, स्टिल हमने गाड़ी पे एक टर्न ले लिया। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के भी हम टर्न ले सकते हैं, बट कंडीशन है तुम्हें रोड को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। इस वाले केस में ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, मैं टर्न ले ही नहीं पाता। तो क्योंकि वहाँ पर ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई होता ही नहीं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी तुम बोल रहे हो, कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाता, है ना। यहाँ पर लेकिन क्या किया कि नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है n साइन थीटा, दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, तो n साइन थीटा ने क्या किया, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो इसीलिए बिना फ्रिक्शन के भी हम यहाँ पर टर्न ले पाए, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कौन आ गया था अपने पास, नॉर्मल का कंपोनेंट। ओके, अच्छा, अगर इसी रोड पे बैंकिंग के साथ फ्रिक्शन वगैरह भी डाल दिया जाए या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें दे दिया जाए, तो जो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास दो स्पीड निकल के आती है। एक तो मिनिमम स्पीड जिस पे तुम r रेडियस पे घूम सकते हो, और एक होती है मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड क्या होगी, रूट के अंदर gr म्यू माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। अब क्या करो, साइन को रिप्लेस कर दो मैक्सिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, जस्ट साइन को रिप्लेस कर दो। जैसे ऊपर था अपना माइनस, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, न्यूमरेटर में प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, माइनस, बन गया अपना फॉर्मूला। तो रेंज टू क्रॉस सेफली, यहाँ पर रेंज आ गई हमारे पास स्पीड की, कि मिनिमम से मैक्सिमम स्पीड में किसी में भी मूव कर सकते हो तुम ईजिली। इस सर्कुलर ट्रैक को पार कर जाओगे, सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितना होगा, r, मतलब तुम r रेडियस के ट्रैक में घूम रहे होगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वगैरह तुम्हें याद होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक बार जेई वगैरह में पूछा जाता है रोटेटिंग बॉल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रोटेटिंग बाउल, रोटेटिंग बॉल, या फिर बोलो तो रोटेटिंग कटोरा है अपने पास। ओके, तो ये अपने पास बाउल है, ये ओमेगा से घुमा रहे हैं हम इसको। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या रख रखा है, एक मास रख रखा है। तो तुम क्या देखोगे, अगर ऐसे ऐसे कटोरे को घुमाते हो ना, तो मास भी क्या करेगा, एक कांस्टेंट ओमेगा से घूमता रहेगा एक पाथ में, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, बाल्टी वगैरह में तुम ट्राई कर लेते हो कि बाल्टी में बॉल डालो और ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो वो बॉल क्या करेगी, बाल्टी के वॉल पे, बकेट के वॉल पे सर्कुलर मोशन कर रही होगी। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, फिर से सेम वही, नीचे की तरफ mg। ठीक, एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल कॉस थीटा, नॉर्मल साइन थीटा, और बाहर की तरफ क्या लग जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डेट इज m ओमेगा²r। ठीक है, केस कौन सा लेके चल रहे हैं हम, कि कोई भी फ्रिक्शन वगैरह है नहीं अभी। ओके, फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड कर दी, अगेन नॉर्मल के कंपोनेंट ने, दैट इज n साइन थीटा। तो n साइन थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा² r साइन थीटा, क्योंकि ये जो रेडियस है स्मॉल r के रेडियस में घूम रहा है, दिस इज r साइन थीटा, तो यहाँ पर इसी वजह से r साइन थीटा है, r नहीं। ठीक, नॉर्मल कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो कंडीशन क्या निकल के आएगी तुम्हारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा² r साइन थीटा बाय g, या फिर तुम बोल सकते हो ओमेगा रिक्वायर्ड होगा रूट के अंदर g/r cos थीटा। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, इसमें फ्रिक्शन भी इंक्लूड कर दिया। अगर तुम फ्रिक्शन को इंक्लूड कर दोगे तो ओमेगा की भी फिर रेंज बन जाएगी, कि मिनिमम वैल्यू ओमेगा की कितनी चाहिए, रूट के अंदर g/r साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और मैक्सिमम के लिए क्या करो, मिनिमम वाला ही फॉर्मूला रहेगा, बस जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो और प्लस की जगह माइनस कर दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास रेंज पता लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेथ वेल या फिर रोटर। डेथ वेल मौत का कुआं टाइप, ठीक है, देखा होगा तुमने मेले वगैरह में, गाड़ी घूमती है, एक लाइक एक डेथ वेल होता है, वॉल सर्कुलर वॉल्स होती है ना वो, तो उस पर बाइक वगैरह घुमा रहे होते हैं मस्त अपना। तो वो घुमा कैसे पा रहे हैं, उसी के फिजिक्स को समझते हैं। तो मान लो ये कोई बाइकर वगैरह है, अभी इधर चढ़ा हुआ है ये, ओके, तो इस पर वॉल से नॉर्मल मिलेगा इधर की तरफ, सिंस ये इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो बाहर की तरफ इस पर क्या लग जाएगा, m ओमेगा² r, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन और नीचे की तरफ mg।
क्योंकि इसे गिरने से कौन बचा रहा है, गिरने से तो फ्रिक्शन ही बचा रहा है भाई। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऊपर चढ़ ही नहीं पाता वॉल के ऊपर कभी भी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल ने सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करी, हमने सेंट्रीफ्यूगल लिखी है, ठीक है। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। फ्रिक्शन के स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो एफ एस मैक्स से कम होना चाहिए, मतलब जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं एम जी शुड बी लेस देन, फ्रिक्शन कितना आएगा इधर से, एम जी के बराबर है ना, दिस शुड बी लेस देन म्यू इंटू एन, एफ एस मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू। और नॉर्मल है कितना अपना, नॉर्मल इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, इट मीन्स एम जी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू म्यू। तो यहाँ से ओमेगा कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट के अंदर जी बाय म्यू आर। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि ओमेगा इस वैल्यू से तो बड़ी ही होनी चाहिए तभी वो घूम पाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी चाहिए उससे, रूट के अंदर जी बाय म्यू आर, ठीक है। सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है जेई नीट वगैरह में इससे रिलेटेड। अब हम करते हैं एक दो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कई बार पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। आओ भाई क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि मास ऑफ अ कार इज 1000 kg, ठीक है भाई, हमें m की वैल्यू दे दी, m इज 1000 kg एंड रेडियस ऑफ ट्रैक, जो भी वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है उस ट्रैक का रेडियस कितना है 100 मीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ कार एट द सर्कुलर टर्निंग इज 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड कितनी है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तुम्हें क्या निकालनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये हमें पता है अगर सर्कुलर टर्न में घूम रही है इट मीन्स उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, एफ सेंट्रीपिटल कितनी होगी एम वी स्क्वायर बाय आर। अब हमें ये भी पता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप तो आएगी नहीं, नॉन फंडामेंटल फोर्स है, तो किसने प्रोवाइड करी होगी, फ्रिक्शन ने। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ये फ्रिक्शन के बराबर ही रही होगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है, निकाल देते हैं। तो फ्रिक्शन इज एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। मास कितना दे रखा है अपने को 1000 kg, स्पीड दे रखी है 5, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 बाय रेडियस, रेडियस इज 100 मीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, स्पीड अपना फ्रिक्शन आ जाएगा 250 न्यूटन। सिंपल सा सवाल, इजी सवाल, ओके, होपफुली समझ आया होगा ये सबको। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये जेई नीट सब में पूछा गया है, सीईटी में भी। क्या दे रखा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग एंगल बताना है हमें फॉर अ कर्व्ड रोड विद रेडियस 100 मीटर एंड फॉर सेफ व्हीकल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना दे रखा है बेटा अपने को 100 मीटर और स्पीड कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात हमें पता है कि बैंकिंग एंगल होता है टेन थीटा, जिसको हम किससे देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी से। तो वी की वैल्यू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, रेडियस इज 100 एंड जी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया ये 9/10, टेन थीटा। तो बैंकिंग एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 9/10। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो भी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पूछे जाते हैं वो हमने सब डिस्कस कर लिए। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो तब तक के लिए एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मज़ा आ जाए जो तुम्हें भी।